हाँ जी, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? ये कुछ पेपर्स थे मेरे पास। अरे एकदम शांत रहो भाई। ये ले लीजिए आप लोग। ये ऐसे वाले किसके हैं? बढ़िया, कई सारे थे ना तुम्हारे भी। हाँ, सिमरन आइए, सेजल, हाँ ये तुम्हारा है। इसमें एक ही छूट गया था, मुझे बाद में ध्यान आया, ये बाद में ले लेना। एक पेज निकल गया था। ठीक है, कुछ कुछ मैंने इसमें जो ज़रूरी था वो कमेंट्स लिख दिए हैं। 2-3 कॉमन पॉइंट मैंने पहले भी बताए थे आंसर राइटिंग में, जो मैं अभी तुरंत ध्यान करवा दे रहा हूँ। वो बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है वो। एक तो जो बेसिक पार्ट है, किसी भी, मैंने पहले भी कहा है, जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर करो तो जो बेसिक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। यानी जहाँ पर आप क्वेश्चन का इनिशिएशन कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हैं, तो टॉपिक कोई भी है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसका इंट्रो देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई बच्चों ने सवाल लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अब वो शुरू हो गए एकदम आंसर करते ही। अच्छी बात है, टाइम बहुत ही कम है तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम है तो एटलीस्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेनफॉल को, यानी कि वर्षा के वितरण को प्रभावित कर रहे हैं, बताना चाहिए ना उसके बारे में। रेनफॉल, भाई इधर ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। मान लो ये सवाल दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आप 2 लाइनों में, 3 लाइनों में व्हाट इज द रेनफॉल और किन फैक्टर्स के कारण डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो रहा है ये बताना चाहिए, और फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन को समझा दीजिए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, मुझे तुरंत ध्यान था अभी, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उस कंटेंट की डिलीवरी या प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अभी मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया हुआ है, जहाँ जहाँ भी वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे फॉलोइंग है ना, या कई बार आप लिखते हैं फॉलोज, ETC, ऐसा कुछ भी, तो उसके बाद फुल स्टॉप होता है? नहीं होता है। क्या होता है? ठीक है, कईयों के फुल स्टॉप लगे हुए हैं, तो ये बहुत बेसिक सा ब्लेंडर है। ठीक है, जो नहीं करना है। कहीं ने ऐसा लगा रखा था, कुछ कमेंट्स मैंने किए हैं, कुछ का नहीं भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक स्पेलिंग आप ठीक है कि क्या नाम है, थोड़ा बहुत चलता है, मिसस्पेल हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही हो, बार बार मिसस्पेल हो और बहुत बेसिक वर्ड्स के अंदर मिसस्पेल होगा तो उसको फिर ब्लेंडर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। डायग्राम कुछ बच्चों ने बहुत ही बिल्कुल यूज ही नहीं किया है, एकदम फ्लैट नॉवल की तरह आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट या डायग्राम। कुछ की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, दैट्स गुड, कुछ की बहुत ख़राब है, जो ठीक नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट इतनी हो कि सामने वाले को गुस्सा ना आया पढ़ते हुए, मतलब मुझे नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो 1000 पेपर चेक करेगा उसको आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ कमेंट्स मैंने लिखे हुए, समझ जाएंगे आप तो ठीक है, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ऊपर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ओशनोग्राफी, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ओशियंस की बात की थी, जो हमारे 5 बड़े ओशियन हैं, उनकी कुछ विशेषताओं की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे? हाँ, मैंने एक रूल बताया था, UN क्लॉज या अनक्लॉज कुछ लोग कह रहे हैं उसको। ठीक है, इस नियम की बात की थी जो समंदर के अंदर दुनिया भर के नियमों को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जब आप लोग IR पढ़ेंगे वहाँ पर इसका डिस्कशन आ सकता है, या कभी कभी करंट में इसका डिस्कशन आ सकता है। जैसे अभी 2 दिन से अगर आप लोग अखबार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो एक चीज़ का बहुत डिस्कशन, रोज़ अखबार में 5-6 खबर बन रही है उसको लेकर के, 3 दिन से। किस चीज़ को लेकर के? ये पानी है, डूबने के लिए तैयार रही है, अगर आप लोग उनको ध्यान में नहीं है तो। नहीं,
3 दिन से हर अखबार में खबर बन रही है, हर अखबार में 4-4 खबरें, 5-5 खबरें बन रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और मीम भी बन रहा है उसके ऊपर। दुबई में क्या चल रहा है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुमने कहाँ बोला था? तुमने कहा था इंडो पैसिफिक। किसको बोला था? अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आई। ठीक है, तुम्हारी समस्या है। ठीक है, COP28 चल रहा है अभी, मिस्टर मोदी वहाँ पर गए हुए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं। दुनिया के भविष्य का फैसला यहाँ पर होने वाला है कि हम लोग 20 साल बाद हम लोग सूखे से मरेंगे या प्रदूषण से मरेंगे या पूरा जीवन जी करके मरेंगे। वो डिसीजन कहाँ पर होने वाला है? इस मीटिंग में होने वाला है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी मीटिंग है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन ऑब्वियस ही बात है बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वहाँ से अखबार से मिलती है ना आपको। अखबार वालों पे क्या होता है, वो 2 तरह खबर रखते हैं हमेशा अपने पास। तो कोई भी जो बेसिक इशू है उसके ऊपर उनके पास हमेशा एक पैकेज होता है। क्या होता है? पैकेज मतलब उस चीज़ से जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशंस हमेशा उनके पास रहती है। तो जब भी उसका डिस्कशन बार बार आएगा तो क्या करेंगे वो? एक तो बेसिक पैकेज को हमेशा लॉन्च करते हैं, प्लस में जो करंट में चल रहा होता है। ठीक है, यानी कि नया डिस्कशन क्या हुआ। अभी जो बेसिक पैकेज है ये आपके बड़े काम का होता है। ठीक है, एक्चुअल में COP28 है क्या? यहाँ पर इसी COP28 के अंदर बार बार किसका डिस्कशन आ रहा है? पेरिस क्लाइमेट का डिस्कशन आ रहा है। ठीक है ना, अब ये पेरिस वाला जो COP हुआ था वो क्या हुआ था? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल इसमें एक नया वर्ड जोड़ा है मिस्टर मोदी ने परसों, कार्बन क्रेडिट, है ना। डिस्कशन में पहले से था, उन्होंने इस पर मैकेनिज्म दे दिया दुनिया भर को कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी आगे बढ़िए। अब ये क्या है? इसी के अंदर एक और शब्द बहुत प्रचलित है, 2 दिन से लगातार चल रहा है, GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड, पहले भी चर्चा में रहा है। तो ये अलग अलग छोटे टर्म है, ये सब पे सवाल बना हुआ है। UPSC ने इसके ऊपर प्री में सवाल पूछा हुआ है, इस पर प्री में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, बार बार डिस्कशन में ये आते रहते हैं। तो बेसिक पैकेज आपको अखबार के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा निवेदन है, अगर पिछले 2 दिन का अखबार आपके पास आया हुआ है घर पे तो थोड़ा सा उसमें नज़र मार लीजिएगा। ठीक है, उसमें एक मीम वाली बात मैंने की, वो किसको पता है? आप लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पर, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप दुनिया के सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं आज के समय में, इस एज ग्रुप में। ठीक है, छोड़िए, फिर पता ही नहीं तो क्यों चर्चा करना उसका एग्ज़ाम से वैसे भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। UN क्लॉज तक की हम लोगों ने बात कर ली थी। ये हम लोगों ने रिजर्व्स की बात की थी कि अलग अलग ओशियंस में कौन कौन से नेचुरल रिजर्व्स अवेलेबल हैं या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, हम लोगों ने ओशियन के बॉटम फ्लोर की बात कर ली थी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इस सब की चर्चा हम लोग कर चुके थे। ये UN क्लॉज है, इसका भी डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने। ये एक सवाल 2014 का बना हुआ है, अब ये सवाल 10 नंबर का नहीं आएगा, बढ़ करके आएगा। क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशियंस विच कैन बी हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में जो संसाधनों की कमी है, तो ऐसे में कौन कौन से संसाधन है जो हमको कहाँ से मिल सकते हैं? ओशियन से मिल सकते हैं। उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना था। ठीक है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी उसकी, व्याख्या नहीं, मूल्यांकन। क्रिटिकली इवेल्युएट, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। तो इसका जवाब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तब ये सवाल डाला गया है लास्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हम ओशियन के रेफरेंस में इसको लिख ले रहे हैं। वैसे नॉर्मल जो आइलैंड है वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैं खाली बता दे रहा हूँ, लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 4 टाइप्स ऑफ आइलैंड जो हमको ओशियन के अंदर मिलते हैं नॉर्मली, ये आप सबको पता है क्या होता है ना, हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं इसको। कॉन्टिनेंटल आइलैंड, ये क्या होता है? कॉन्टिनेंटल आइलैंड सुना है कभी आप लोगों ने ये शब्द? तो जब मूल जो कॉन्टिनेंट है उससे कोई बॉडी पार्ट अलग हो जाए, यानी कोई लैंड मास उससे टूट जाए, ठीक है, तो उससे जो बनता है हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड, या कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ आइलैंड। जैसे बॉम्बे, मुंबई, वो कभी एक आइलैंड था, आज वो एक पूरा
शहर है उसको मेन पार्ट से जोड़ दिया गया है। जहाँ मुंबई आज है पहले वहाँ कभी नहीं हुआ करता था, ठीक है, मतलब वो आइलैंड तो वहीं पर था, पर उसके बीच में और मेनलैंड इंडिया के बीच में प्रॉपर सी था, गैप था। बाद में उस पर शहर बसाना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते वो जुड़ गया मेनलैंड से। आप लोगों ने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा इसके बारे में, हिस्ट्री के अंदर। मुंबई, कैलकाटा और मद्रास को बसाया गया। किसने बसाया था? यूरोपियंस ने या ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर लेकर के बसाया था, ठीक है। तो ऐसे कॉन्टिनेंटल आइलैंड होते हैं। कोरल आइलैंड क्या है, ये अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये केवल ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्रवाल द्वीप, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे। अभी हमने कोरल पढ़ा नहीं है ना, कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग, ये सब अभी नहीं पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो आ जाएगा उसमें, कोरल आइलैंड भी आ जाएगा। और सैंडबार आइलैंड ये डिपोजिशनल आइलैंड है। ऑब्वियस सी बात है, किससे बन रहा है ये? बालू के डिपोजिशन से, ठीक है। डिपोजिशनल आइलैंड हो गया, यानी कि निक्षेपण के कारण बनने वाला आइलैंड। यहाँ डिस्कशन में आया था तो डाला हुआ हम लोगों ने, और कोई बात नहीं। इनकी विशेषताएं हैं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो इसको भी हम डिस्कशन में नहीं ले रहे हैं। अच्छा, यहीं से ध्यान में आया मुझे ये एग्जाम्पल देख करके, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे सवालों के उत्तर जो लिखे हुए थे उन्होंने बेसिक थ्योरी तो दे दी है, पर साथ में एग्जाम्पल नहीं दिया है। जैसे एक सवाल था किसी का स्टेट्स के ऊपर, एक सवाल था रेनफॉल के ऊपर। अब आपने थ्योरी बता दी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसका एग्जाम्पल साथ में लिख देंगे, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस क्लाइमेटिक जोन की बात कर रहे हैं, किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, वो आंसर आपका एकदम फुल प्रूफ आंसर हो जाता है। जो थ्योरी, अगर कोई लोकेशन की बात हो रही है तो साथ में उसका एग्जाम्पल भी देना। इस क्लाइमेटिक जोन की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन, आपने ट्रॉपिकल जोन लिखा, ब्रैकेट में वहीं पर थोड़ा सा डिग्री उसकी मेंशन कर दी, तो उससे कहते हैं वैल्यू एडिशन करना, यानी कि अपने आंसर को और ज़्यादा नंबर देने के लायक बना देना। उसको तो 3 नंबर देने ही देने हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपने और जोड़ दिया, आधा नंबर और देके चला जाएगा वो, ठीक है। और आधे आधे नंबर जब जुड़ जाएंगे आपके 10 सवालों के, तो हो सकता है आपको IPS मिलने वाला था IAS मिल जाए, ठीक है। बहुत फ़र्क आ जाता है आधे नंबरों से, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, IAS IPS के बीच में बहुत थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो, कोरल रीफ्स की बात कर लेते हैं। आ ही गया है, बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार, समंदर के अंदर होती है ये चीज़, है ना, ओशियन के अंदर, बहुत शानदार चीज़ है। लिख लो भाई साहब, कोरल रीफ, हिंदी में प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, भित्ति माने होता है दीवार, रीफ माने होता है दीवार। आर्ट एंड कल्चर में एक चीज़ होती है केव पेंटिंग या वॉल पेंटिंग भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भित्ति चित्र। क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ रीफ माने हो गया दीवार, ठीक है। अब ये एक्चुअल में दीवार होती नहीं है, लेकिन चूंकि एक साथ दीवार के रूप में फैली हुई होती है, कई 100 किलोमीटर तक समंदर के अंदर फैली हुई है। जैसे हिमालय है, हिमालय क्या है? दीवार ही है, थोड़ी सी ऊंची दीवार है, थोड़ी सी चौड़ी दीवार है ना। तो वैसे ही एक दीवार है जो समंदर के अंदर है, तो उसका नाम कोरल रीफ पड़ जाता है, प्रवाल भित्ति। अब कोरल होता क्या है? बेसिकली जो कोरल होता है ये एक जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो अपना घर बनाता है रहने के लिए ओशियन के अंदर। जब जो घर बनाता है वो वहाँ पर रॉक्स के रूप में बनता चला जाता है, तो उसी से कई 100 किलोमीटर की लंबी दीवार बन जाती है, या कह सकते हैं पहाड़ियाँ बन जाती हैं, उसको हम कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ, आसानी हो जाएगी। पहला पॉइंट लिखिए, दे आर कैल्शियस रिजिज, रिज था ना, वैसे ही कैल्शियस रिजिज, ये चूना पत्थर की चट्टानें हैं, चूना पत्थर की चट्टानें हैं। कैल्शियस, कैल्शियम से बना है कैल्शियस, विच मेड बाय कोरल पॉलिप, विच मेड बाय या डेवलप्ड बाय कोरल पॉलिप, जिसे कोरल पॉलिप बनाते हैं, कोरल पॉलिप बनाते हैं। अब पॉलिप क्या होते हैं? तो पॉलिप छोटे छोटे जीव होते हैं समंदर के अंदर, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनका एक कॉमन नेम है पॉलिप, ठीक है।
तो ऐसा ही एक पॉलिप होता है, बहुत टिनी पॉलिप होता है, छोटा पॉलिप होता है। वो क्या करता है, समंदर में एक और एल्गी होता है, एल्गी यानी कि कवक, कवक यानी कि काई, ठीक है ना, हाँ, वो भी जीव होते हैं सब। तो ऐसे जो एल्गी होता है उसका नाम है जूजेंथाइल। तो हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे, एक होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या होता है उसमें, क्या होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है ना, ए से बी को, बी से, हाँ, सिम्बायोटिक वगैरह हम लोग आगे इसमें आएगा, सिम्बायोसिस, एंटी सिम्बायोसिस, वो सब आएगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बता दूँ, घबरा ना जाओ आप लोग, ये सब क्या चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि वो टॉपिक ही अलग है अपने आप में। तो इसमें क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है एक दूसरे से, ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे एफबी पे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, सेम वैसे ही, ठीक है। तो जो कोरल पॉलिप है और जो एल्गी है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को बेनिफिट देते हुए अपने अपना काम करते हैं, ठीक है। घर बनाता है कौन, कोरल पॉलिप, उसका यूज करके। उसके बाद जो नई रॉक बनती है उसी को हम लोग कह देते हैं कोरल रीफ, जो एक्चुअल में चूना पत्थर की चट्टानें हैं। चूना पत्थर कहाँ से आया समंदर के अंदर, चूना पत्थर कहाँ से आया समंदर के अंदर जी, जोर से बोलिए भाई साहब, वो आया कहाँ से, लाइमस्टोन। नदियाँ कहाँ जा रही होती हैं, नदियाँ कहाँ से आ रही होती हैं, पहाड़ों से, ठीक है। जहाँ भरा पड़ा है चूना पत्थर, हम लोगों ने पढ़े थे सिंक होल, याद है, सिंक होल, पोलजे, युवाला, कास्ट टोपोग्राफी। अब जब पानी वहाँ से गुजर रहा है तो उसने क्या कर दिया, जो वहाँ पे रॉक थी कैल्शियम की, उसको उसने सॉल्यूबल बना दिया, घुलनशील कर लिया, वो किसके अंदर आ गया, पानी के अंदर। पानी कहाँ जा रहा है, वो ओशियंस में तो जा रहा है ना। तो जो कुछ भी जितने मिनरल्स ओशियन के अंदर पहुंचे हैं, सब कौन लेकर के आया, रिवर्स लेकर के आया, लेके आई है। ये काम कई लाख वर्षों से हो रहा है लगातार, ठीक है। गंगा जैसी एक नदी थोड़ी है, भारत के अंदर ही ऐसी 3000 नदी हैं, दुनिया की तो बात ही अलग है, ठीक है। चलो लिखो सेकंड पॉइंट, कोरल इज अ टिनी पॉलिप इन ओशियन, कोरल इज अ टिनी पॉलिप इन ओशियन। कोरल समुद्र का एक छोटा पॉलिप है, टिनी यानी छोटा, पॉलिप इन ओशियन, which develop symbiosis relationship, which develop symbiosis relationship या relation with an algae named zooxanthellae। अब इसके जो नाम की स्पेलिंग है अलग अलग मिलेगी, एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है। कहीं पर जेड की जगह एक्स लिखा मिल जाएगा आपको, या कुछ एक्स वाई जेड, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एस पी लिखा मिलता है, जूजेंथाइल, फुल स्टॉप। हिंदी में कहाँ तक पहुंचे थे, पॉलिप हैं जो जूजेंथाइल नामक, जूजेंथाइल नामक समुद्री कवक से सिम्बायोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात, से सहजीवी संबंध बनाता है, से सहजीवी संबंध बनाता है, फुल स्टॉप। दिस सिम्बायोटिक रिलेशन, यह सहजीवी संबंध, दिस सिम्बायोटिक रिलेशन, यह सहजीवी संबंध डेवलप्ड अ सेपरेट इकोसिस्टम इन ओशियन। यह सहजीवी संबंध समुद्र में एक पृथक पारितंत्र बनाता है, डेवलप्ड एंड सेपरेट
अ सेपरेट इकोसिस्टम, एक पृथक पारितंत्र बनाता है। तुमने पृथक गलत लिखा हुआ है। पारितंत्र, पारितंत्र क्या होता है इसका डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। इकोसिस्टम, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोरल रीफ आर नॉन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्लैश, हिंदी में लिखिए प्रवाल भित्ति को उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्लैश इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को उष्णकटिबंधीय वर्षावन स्लैश या स्लैश विश्वतीय वर्षावन। पॉज, सेंटेंस पूरा करने दीजिए एक बार। क्या लिखा है इंग्लिश में? एक मिनट, गुस्सा मत करो। हाँ, ऑफ द ओशियन, हिंदी में प्रवाल भित्ति को, ये को के बाद एक शब्द जोड़ लीजिए हिंदी वाले विद्यार्थी, को महासागर का या समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन स्लैश विश्वतीय वर्षावन कहते हैं। विश्वतीय वर्षावन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए कि ये बनता कैसे है, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ विशेषताओं की। तो ये जो पॉलिप है, कौन सा पॉलिप है? कोरल नाम का जो जीव है, और जो जूजेंथाइल है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जूजेंथाइल से इसको प्राप्त होता है कैल्शियम। उसके थ्रू क्या करता है, ये अपने रहने के लिए छोटा सा आवास बनाएगा ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, चट्टानुमा डेवलप हो जाएगा वो, वहाँ पर खुद ये रहेगा, और वहीं पर जब ये ऐसे हजारों कोरल ये काम करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हजारों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे चट्टान, बहुत छोटी छोटी होती है ये, कुछ माइक्रो सेंटीमीटर्स की, डेवलप होती चली जाएंगी। क्योंकि ये काम हजारों लाखों की संख्या में हो रहा होता है, पुराने जब कोरल मर जाएंगे तो इसी के ऊपर ही क्या हो जाएगा, नए वाले भी अपना आवास बना लेंगे। और ये क्रम जब हजारों वर्षों तक लाखों कोरल्स के द्वारा चलता है तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में चट्टानें डेवलप होती चली जाती हैं। आप ये चट्टानें देख पा रहे हैं? चट्टानें दिख रही है, जीवों कुछ भूल जाइए, अभी ये चट्टान दिख रही है, ये सब चट्टानें ऐसे ही डेवलप होती चली गई हैं। जब ये चट्टानें डेवलप होंगी यहाँ पर हजारों की संख्या में, तो इसके आसपास बहुत सारे जीव आ जाएंगे रहने के लिए, क्योंकि उनको एक बेस मिल गया वहाँ पर समंदर के बीच में। समझ में आई बात? अब इसके आसपास से जो आपको कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, ये एक्चुअल में कोरल कलरफुल नहीं है, वहाँ पर रहने वाले जीव हैं अलग अलग, वो एनिमल्स भी हो जाएंगे, वो प्लांट्स भी हो जाएंगे, उससे फायदा होगा जूजेंथाइल को। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सैकड़ों किलोमीटर की लंबी चट्टानें डेवलप होती चली जाती हैं लगातार प्रोसेस के अंदर। इसी को हम कोरल रीफ कहते हैं। यहाँ पर चूंकि एक अलग सा माहौल हो जाएगा तो हर तरह के जीव इसके आसपास आ जाएंगे, उसी को हम लोग बोल देंगे इकोसिस्टम या पारितंत्र। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो जब यही काम हजारों वर्षों तक होता है तो समंदर के अंदर प्रॉपर अलग से ही दुनिया दिखाई देती है। वहाँ पर लोग इसको घूमने के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी ऐसी एक रीफ बनी हुई है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसका ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर समंदर के अंदर एकदम ऊपर केप यॉर्क से लेकर के और मध्य ऑस्ट्रेलिया तक, यहाँ पर लिखा भी है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो कई सौ किलोमीटर की लंबी ऐसी चट्टानें बनी हुई हैं, और वहाँ बहुत खूबसूरत चट्टानें होती हैं क्योंकि पूरा इकोसिस्टम होता है अलग अलग तरह का, तो ये कलरफुल चट्टानें होती हैं, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कहीं पर चट्टानें अगर ऐसी हैं वो आपको सुनामी से बचा लेंगी, है ना। जब सुनामी जोर से आएगी तो क्या होगा, पहले किससे टकराएगी? इन चट्टानों से, जो एकदम मजबूत चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
लिखिए कोरल रीफ्स डेवलप्ड इन पोलर रीजन, प्रवाल भित्ति का निर्माण, ध्रुवीय क्षेत्र का निर्माण, ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, कॉमा सब ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे ये एकदम मीठे पानी के अंदर या बहुत ज़्यादा खारे पानी के अंदर पनप नहीं सकती। यानी अगर कहीं पर ये हैं और ये डेड होने लग गई हैं, इसका मतलब वो पानी क्या हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा उसमें खारापन बढ़ रहा है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर आ रहा है। दोनों ही सिचुएशन में डेवलप ये नहीं हो पाएंगी या मरने लग जाएंगी। एक बात, बहुत गहरे पानी के अंदर या बहुत उथले पानी के अंदर भी ये नहीं हो पाएंगी। ऑन एन एवरेज 200 मीटर पे शुरू हो जाती है ये। तो अगर कहीं पर इनका नंबर है वो डेड हो रहा है, इसका मतलब या समंदर का लेवल बढ़ रहा है या समंदर का लेवल घट रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये भी चाहो तो लिख लीजिए। दे फाउंड इन, ये पाई जाती है डैश, सब पॉइंट्स कर लो एक दो, नाइदर फ्रेश नॉर सलाइन वाटर नॉर मोर सलाइन वाटर, ऐसा कर लो, ना ही मीठे ना अधिक खारे पानी में, फ्रेश नॉर मोर सलाइन वाटर, नाइदर नॉर सुना होगा ना, आइदर और नाइदर नॉर, ना ही मीठे ना ही अधिक खारे पानी में। दूसरा बिंदु, नाइदर डीप ओशियन नॉर शैलो ओशियन, शैलो ना अधिक गहरे पानी में ना अधिक उथले पानी में, यानी समंदर में। ठीक है, कुछ यहां विशेषताएं इसकी और लिखी हुई हैं, जैसे ये इंडिकेशन है कि समंदर का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये फाउंड वाले के बाद अगला पॉइंट बनाना है। हिंदी इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है पहला पॉइंट, इंडिकेटिव ऑफ हेल्थ ऑफ मरीन इकोलॉजी, हिंदी में लिख लीजिए सागरीय पारिस्थितिकी। अब ये इकोलॉजी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा तो मत परेशान होना, सागरीय पारिस्थितिकी लिख दूं क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो। सागरीय पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का संकेतक, के स्वास्थ्य का संकेतक। दूसरा पॉइंट क्या लिखा? प्राइमरी फूड चेन, हिंदी में हो जाएगा प्राथमिक खाद्य श्रृंखला संकेतक। परिचायक संकेतक एक ही बात है, बिल्कुल ठीक है, वो शब्द भी ठीक है। प्राइमरी फूड चेन, प्रारंभिक खाद्य श्रृंखला। फूड चेन में शुरुआत हमेशा किससे होती है? प्लांट से, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग क्या खाते हैं, घास खाते होंगे ना, आप लोग खाते हैं ना पालक के रूप में, ठीक है। तो हमेशा प्रारंभिक फूड चेन शुरुआत किससे होगी? जो प्लांट्स है उससे शुरुआत होती है। तो ये प्राइमरी फूड चेन है समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसको हमने क्या बोला था अभी? रेन फॉरेस्ट बोला था। जहाँ पर ये डेवलप होंगी उसके आसपास पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो इतने सारे बढ़िया बढ़िया से इसके ऊपर ये फूल लगे हुए हैं, इस चट्टान के ऊपर उनको बेस मिल गया है डेवलप होने के लिए फूलों को, तो डेवलप हो गए हैं वो, वरना हवा में कहाँ तैरते बेचारे वो, ठीक है। थर्ड, सोर्स ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, समृद्ध जैव विविधता के स्रोत, समृद्ध जैव विविधता के स्रोत। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लिखा है जैव विविधता, आप चाहो तो ब्रैकेट में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लिख सकते हो। हिंदी में हो जाएगा पादप एवं जंतु, यानी खूब सारे यहाँ प्लांट्स भी होते हैं, खूब सारे यहाँ पर
एनिमल्स भी होते हैं। देखो कितने सारे जीव हैं, ये मछलियाँ दिख रही हैं आपको, यहाँ केकड़े भी होते हैं, ये भी एक जीव है जो लग नहीं रहा कि जीव है। तो ऐसे हजारों प्रकार के यहाँ पर जीव होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक स्पेलिंग ये है ज़ूजेंथाइल का, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, अलग अलग स्पेलिंग्स इसकी मिल जाती हैं। ये भी स्पेलिंग कहीं मेंशन कर लो इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वालों को परेशानी नहीं है इसमें, ये वाली स्पेलिंग भी। ठीक है, ये हमने बात कर ली है अभी कि औसत, एवरेज सैलिनिटी, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज गहराई में ही ये पाई जाएंगी। ये दुनिया भर में कहाँ कहाँ पाई गई है, जो रेड डॉटेड है वो जगहें हैं। चलिए ब्लीचिंग की बात बाद में करेंगे, उससे पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट, टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। नंबर 1, पहला लिख लो फ्रिंजिंग रीफ। इंग्लिश के बच्चे भी, सॉरी हिंदी के बच्चे भी लिख लीजिए। हाँ, पहला हो गया फ्रिंजिंग रीफ। उसमें एक दो बातें लिख लीजिए। When coral reef developed along the coast, जब तट के साथ साथ प्रवाल भित्ति बन जाए, developed along the coast, प्रवाल भित्ति बन जाए। एग्जाम्पल, उदाहरण, इंग्लिश में गल्फ ऑफ मन्नार, हिंदी में मन्नार की खाड़ी। कहाँ पर है ये, कौन बताएगा जी? तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत खूबसूरत जगह है। इस संडे होके आइएगा आप लोग। कहाँ पर है, तो जहाँ पर ख़त्म होता है भारत, है ना, मेनलैंड, उसके ठीक नीचे यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। कभी आप मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो लैंड मिल रहा होता है, यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं। ऊपर लिखा होता है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, नीचे लिखा होता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर एकदम तट के साथ साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में कोरल रीफ डेवलप हो गई है। ठीक है, तो इसमें तट के साथ हो गया, बेसिकली दीवार बनती है पर तट के साथ बन रही होती है। दूसरा टाइप लिखिए, दूसरा प्रकार लिखिए। बैरियर रीफ, मैंने ऊपर लिखा हुआ ये बैरियर रीफ। यानी कि एक दीवार के फॉर्म में जब डेवलप होती है, तो लिख लीजिए व्हेन कोरल रीफ डेवलप्ड इन अ लेयर, जब प्रवाल भित्तियों का विकास ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का विकास, प्रकाश नहीं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर परतों में हो जाए। इंग्लिश में क्या बोला मैंने, इन अ लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप कॉमा, they are known as barrier reef। ठीक है, अब इनको बैरियर क्यों बोला, क्योंकि ये बैरियर बन जाती है जहाज़ों के लिए।
जैसे मान लो ये कोई लैंड था, इधर ज़मीन है, ठीक है, यहीं पर एक दीवार के फॉर्म में कोरल रीफ डेवलप हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कोई शिप इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। बीच में 500 मीटर की 1 किलोमीटर की दीवार खड़ी हुई है, चट्टानें खड़ी हुई हैं, तो उसका नाम ही क्या पड़ गया, बैरियर रीफ। दूसरा, जब यहाँ पर डेवलप हो गया तो उसके आसपास यहाँ पर झीलें बन जाएंगी छोटी छोटी, समंदर के अंदर ही। माने ये पानी क्या होगा, मूव नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा नॉर्मली जैसे बाकी पानी वेव्स के रूप में फ्लो करता था। इसके साथ जो अटैच पानी है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, अलग इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। एग्जाम्पल, उदाहरण, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम ही ग्रेट बैरियर रीफ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। उदाहरण, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। और तीसरा लिख लीजिए, थर्ड टाइप, एटॉल रीफ। एटॉल रीफ, एटॉल मतलब होता है वलय, तो वलयकार भित्ति भी लिख सकते हैं इसको। एटॉल रीफ ब्रैकेट में वलयकार प्रवाल भित्ति। इसमें क्या होगा कि जब ये कोई आइलैंड वगैरह है उसके कॉस्ट पे डेवलप होनी शुरू हो जाए तो ये गोलाई में डेवलप हो जाएंगी चारों तरफ। जैसे भी जो इमेज आई थी एक, शायद लिख लो, व्हेन कोरल डेवलप्ड along any island they are known as atoll reef। atoll reef, ठीक है। उदाहरण, भारत का लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, उसको लक्ष्य मत लिखना, लक्षद्वीप है वो, ध्यान रखना। लक्ष्य मतलब क्या होता है जी, वो तो लक्ष्य हो गया ना, टारगेट हो गया, वो लक्ष्य नहीं है। कभी देखा है हिंदी में आपने लक्षद्वीप लिखा हुआ? क्या होता है, ये लक्ष्य हो गया, ये नहीं होता है, लक्षद्वीप होता है। तो ये लाख से बना है बेसिकली। किससे बना है? लाख से बना है लक्षद्वीप। यहाँ पर कभी लाखों द्वीप हुआ करते थे, ठीक है। क्या, जब किसी द्वीप के चारों, अच्छा लिखा है मैंने, द्वीप के चारों ओर प्रवाल भित्ति बन जाए तो उसे वलयकार भित्ति कहते हैं। उदाहरण, लक्षद्वीप, ठीक है। अब जो ये एटॉल वाली बनेंगी, ये अपने आप में नए आइलैंड्स भी बना सकती हैं। मान लो कोई बेस में, बीच में बेस मिल गया, उसके चारों तरफ प्रवाल भित्ति बननी शुरू हो गई, लगातार बनती रही, और कभी वहाँ पर प्लेटों के मूवमेंट के कारण वो जगह ऊपर चली गई या ओशियन लेवल नीचे हो गया, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक आइलैंड, या कई 100 आइलैंड डेवलप हो जाएंगे वहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि लगातार कई किलोमीटर के अंदर ये काम हो रहा है। अगर वही भाग ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर, वो क्या हो गया, आइलैंड हो जाएगा। उसको हम कोरल आइलैंड कह देंगे, ठीक है, प्रवाल द्वीप कह देंगे। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, इसमें सब हेडिंग दीजिए, कोरल ब्लीचिंग, हिंदी में प्रवाल विरंजन कह देते हैं इसको, विरंजन सॉरी, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन। इसका मतलब केवल इतना होता है, प्रवाल का खराब होना। कब होगा खराब? जो कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज सैलिनिटी, एवरेज डेप्थ, है ना, औसत गहराई, औसत तापमान, औसत खारापन। अगर वो सिचुएशन कम या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो जूजेंथाइल है ये इसको छोड़ करके भाग जाएगा। किसको छोड़ करके?
कोरल को। अब दोनों एक दूसरे के साथ में वहाँ पर रह पा रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट से रह पा रहे हैं। तो एक चला जाएगा तो कोरल अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नष्ट होने लग जाएंगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी। उसका जो कलर है आप देख पा रहे हैं वहाँ पे कितना खूबसूरत कलर था, ये कैसा हो गया है ना, तो वो कलरलेस हो जाएंगी। इसका मतलब इसी को हम लोग कह देते हैं कोरल ब्लीचिंग, यानी कि उसका कलर क्या हो जाना, वाइट हो जाना। ठीक है, लिख लीजिए। व्हेन ड्यू टू ओशनिक पॉल्यूशन, जब सागरीय प्रदूषण के कारण, सागरीय प्रदूषण के कारण ड्यू टू ओशनिक पॉल्यूशन कॉमा द सिम्बायोटिक रिलेशन between coral polyp and zooxanthellae, between coral polyp and zooxanthellae destroyed, प्रदूषण के कारण, हिंदी में लिख लीजिए, कोरल पॉलिप और जूजेंथाइल कवक का सहजीवी संबंध समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाए, जूजेंथाइल कवक का सहजीवी संबंध समाप्त हो जाए या होने लगे। क्या लिखा तुमने बताओ, के कारण कोरल पॉलिप और जूजेंथाइल, ये लिख लोगे ना, पीछे लिखा था, जूजेंथाइल कवक का सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध नष्ट होने लगे। नष्ट क्यों होगा, उसको खाना मिल रहा है, ठीक है ना, भोजन किससे मिल रहा था, जूजेंथाइल से, अब वो मिलना बंद हो जाएगा तो कोरल मरने लग जाएंगे, सीधी सी बात है। नष्ट होने लगे, कॉमा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, द कलर ऑफ कोरल्स, द कलर ऑफ कोरल बिकम वाइट, becomes white, कॉमा, कोरल का रंग सफेद होने लगता है, कोरल का रंग सफेद होने लगता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरल ब्लीचिंग, इस प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ध्यान में रखना है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है समुद्र का, या सैलिनिटी बढ़ रही है, या पानी का लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा नदियाँ, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बाढ़ है, तो नदियाँ क्या करेंगी, ज़्यादा पानी लेकर के आएंगी समंदर में, यानी वहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर, मीठा पानी हो जाएगा, तो नुकसान है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी हो रही है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या मीठा पानी कम आएगा तो खारापन बढ़ जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तब भी प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ मेल्ट हो रही है तो ओशन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओशनिक पॉल्यूशन, ठीक है, सागरीय प्रदूषण। और भी कारण हो सकते हैं, वहाँ पे ऑयल स्प्लिट हो सकता है, कोई वहाँ से जहाज़ गुजर रहा था, कई लाख लीटर तेल वहाँ पर फैल गया, जहाज़ टूट गया, इसलिए उसमें छेद हो गया, टकरा गया, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो बेसिक प्रोसेस क्या हो जाएगी, इनका रिलेशन, जो सिम्बायोटिक रिलेशन था वो टूट जाएगा, और कोरल का जो कलर बदलने लगती है, इकोसिस्टम बिगड़ गया वहाँ का, तो वाइट होने के प्रोसेस को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। रीजन उसके अलग अलग हो सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई समस्या, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ रीजन दिए हुए बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग हैं, जैसे हमने चर्चा की अभी, वार्मिंग हो गया, ओजोन डेप्लीशन हो गया। अब ये सीधे समझ में नहीं आएंगे आप लोगों को, ऐसा भी हो सकता है कि क्या सीधा संबंध है, पर संबंध क्या है, ओजोन डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, सोलर रेडिएशन बढ़ गई है, उसका क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका क्या फर्क पड़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, समुद्र में सैलिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा बारिश होने लग जाएगी तो फ्रेश वाटर बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं, काम आ जाएगा, लिख लीजिए। कोरल ब्लीचिंग के ऊपर सवाल पहले बहुत ज़्यादा बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है। अभी सवाल 2-3 सालों से नहीं बन रहे हैं, पर भगवान जाने कब बना ले वो यूपीएससी वाला। प्रवाल विरंजन के कारण, रीजन्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग, पहला वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। सीधा क्लाइमेट चेंज मत लिखना, ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ ऑल दीज रीजन्स। तो समझ जाता यूपीएससी वाले से आता वाता कुछ नहीं है, ये खाली क्लाइमेट चेंज लिख के मुझे भड़काना चाह रहा है या बहकाना चाह रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में कुछ नहीं होता, वो क्या है, रिजल्ट होता है अलग अलग चीज़ों का। ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पहला हो गया वैश्विक तापन। और क्या शब्द चलता है इसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग लिखा मिल जाता है, भूतापन लिखा मिल जाता है, वो ध्यान रखना। दूसरा कारण हो गया ओजोन का क्षय, ओजोन डेप्लीशन, हाँ। तीसरा हो गया ओजोन एसिडिफिकेशन या ओजोन का अम्लीकरण, ओजोन का अम्लीकरण। चौथा लिख लीजिए कवक का विस्फोट, ब्रैकेट में एल्गल ब्लूम भी लिख लेना, विस्फोट। अब बोलोगे ये क्या हो रहा है, समझाता हूं अभी। एल्गल ब्लूम, ये लिखा हुआ है चौथा। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जो काई होती है, तो काई को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और प्लस में खाद्य पदार्थ चाहिए। तो जब किसी भी लेक में, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं, न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं ह्यूमन वेस्ट से। हम आप लोग कपड़ा धो रहे हैं, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, अब वो सारा पानी बह करके कहाँ जा रहा है, किसी नदी में, किसी झील में, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रिएंट है उसके लिए। तो जब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो वहाँ पर जहाँ नॉर्मली होता था मान लो 100 काई होती थी, वो एक झटके में क्या हो जाएगी, 1000। मानसून के आसपास ये खूब देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी कि पूरा समंदर भर जाता है, पूरा समंदर नहीं सॉरी, लेक या मीठा पानी जो होगा पूरा वो भर जाएगा हरे काई से, नीले काई से, लाल काई से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम या कवक का विस्फोट, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हो जाना। जब ये हो जाएंगे तो होगा क्या, मेन बात तो ये है ना, होगा क्या कि जो पानी में ऑक्सीजन थी उसको हम लोग कहते हैं बीओडी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल समझ गए आप लोग, ठीक है, पढ़ना हमको आगे है। तो बीओडी और सीओडी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो ऑक्सीजन का यूज कौन करने लग जाएंगे, ये लोग करने लग जाएंगे। तो कोरल को ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो अपने आप ही मरने लग जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो राहुल है, अब सारे सवाल वही पूछ लेगा क्लास के अंदर, तो नुकसान किसका होगा, है ना। आप लोग को टाइम ही नहीं लगेगा सवाल पूछने का, तुम अपने पे लेना होता, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिए है, ठीक है। कह रहे सब कुछ बात नहीं, कह लो मुझे कुछ भी कह लो आप, मैं पक्का हो चुका हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि सवालों से ही आदमी की उन्नति की शुरुआत होती है, ठीक है ना। सवाल और सपने, ये दो चीज़ें हैं जो आदमी को बढ़ाना शुरू करते हैं आगे। अगर आपके पास सवाल नहीं है और सपने नहीं हैं तो बहुत संभावना कम है आपके आगे बढ़ने की। तो जिसके पास सपने नहीं हैं आप में से, वो सपने भी देखना शुरू करिए, और सपने थोड़ा सा बड़े देखिएगा, ठीक है। पीछे मैं दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू सुन रहा था एक, तो वो कह रही थी कि 15 साल पहले जब वो बॉम्बे गई थी पहली बार, तो उसने सोचा था कि मुंबई में मेरा एक घर होगा। आज उसके पास है, छोटा ही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। छोटा माने मतलब वैसे बहुत बड़ा है वो, ठीक है, पर उस लेवल पे छोटा ही है वो, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, केवल शायद 120 करोड़ रुपए का है बस, है ना। हाँ तो देखो वेरी करता है। पीछे जब मैं कुछ वर्षों पहले की बात है, एक सांसद जी से अच्छी मुलाकात हमारी होती थी, मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था तब की बात है। तो उनको बना दिया गया मिनिस्टर, क्या बना दिया गया, भारत सरकार में। अब बहुत सारे मंत्री होते हैं उसमें अलग अलग, आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, कैबिनेट मिनिस्टर,
फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको बनाया था इंडिपेंडेंट चार्ज वाला। तो उनको 2-3 महीने तो मज़ा आया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। मैंने पूछा क्या बात हो गई, तो कह रहे कि यार मंत्री हैं, सबसे निचले दर्जे के मंत्री हैं, और मुझे पसंद नहीं है कहीं भी निचले दर्जे पे होना। तो कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो मैं बादशाह हूँ अपने इलाके में, ठीक है, पर यहाँ पर मुझसे ऊपर 40 हैं, ठीक है, तो सबका अपना अपना। तो हर जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, आपको लगता है कि दुनिया को लगा बहुत कुछ पा लिया इसने, पर उसे क्या लगता है मैं सबसे छोटा यहाँ पर हूँ। ऐसे आप IAS बन जाएंगे तो दुनिया के लिए आप बहुत कुछ हो गए हैं, पर जब आपको 2-4 साल हो जाएगा ना, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं भेजा है तो आप कुछ भी नहीं है, आप क्लर्क जैसे ही होंगे। आप अंडर सेक्रेटरी हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आप फाइलें पढ़ रहे हैं, उसका छोटा वर्जन बना रहे हैं, बड़े वाले को दिखा के साइन करवा ले रहे हैं, इतना ही काम हो जाएगा आपका, है ना। अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, डीएम कौन बनता है, कोई एक ही जिले में एक ही तो डीएम होता है, 2-3 SDM हो जाएंगे उसके साथ में, 2-3 ADM हो जाएंगे बस, तो डीएम तो एक ही होगा। देश में जिले कितने हैं, अरे क्या बात है, तो यूपी के अंदर 80 है जी, हाँ लगभग 700 समथिंग है, ठीक है ना। तो डीएम कितने होंगे देश में, इतने ही हो सकते हैं, एक जिले में डीएम तो एक ही होता है, तो सारे IAS डीएम बन जाएंगे, ऐसा होने वाला कभी भी नहीं है। तो जो डीएम नहीं है वो दुखी रहेगा डीएम को देख करके, क्योंकि डीएम के अंतर्गत सब कुछ है। बहुत सारे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तो ये अच्छे सच्चे एग्जाम्पल है, बहुत सारे IPS दुखी होते हैं, यार हमको अगर गोली चलानी है तो उसका भी ऑर्डर किससे लेना पड़ रहा है, डीएम से लेना पड़ रहा है। SP सब कुछ है अपने आप में, लेकिन अल्टीमेटली ऑर्डर कौन देगा वहाँ पर भी, डीएम ने कह दिया है कि ठीक है रॉइट हो गया है, दंगा हो गया है, गोली नहीं चलनी चाहिए किसी भी हालत में, तुम लाठी चार्ज करो, तुम वाटर कैनन चलाओ, पानी की बौछारें मारो, कोई समस्या नहीं है, गोली नहीं चलेगी, कुछ नहीं कर सकता SP, ठीक है। बहुत सारे लोग उल्टा दुखी होते हैं, यार IAS बन गए, 24 घंटा काम करना पड़ रहा है, उनका सपना क्या था, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, तनख्वाह आएगी, सरकारी बंगले में रहेंगे, फिर वो छोड़ते हैं वो नौकरी, वो ढूंढते हैं IRS मिल जाए, कोई छोटी जॉब मिल जाए, कोई PCS की जॉब मिल जाए। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिन्होंने UPSC की जॉब को छोड़ कर छोटी जॉब पकड़ी है, चाहिए सरकारी लेकिन, ठीक है, तो फिर छोटी जॉब पकड़ते हैं, ऑफिस वर्क हो, सुबह अपना 9:30 बजे गए, शाम को 6 बजे घर पे आ गए, 1 तारीख को तनख्वाह महीने खाते में आ गई, सरकारी बंगले में आराम से रह रहे हैं। तो ये डिज़ायर्स होती हैं, सबकी अलग अलग लेवल की होती हैं, जो कभी फुलफिल होने वाली नहीं होती। अब मोदी जी दुखी हैं, देखिए ना, कि अब प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल आदमी है उस टाइम भारत के, और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, पर सबसे पावरफुल दुनिया के भी नहीं है वो। तो उनके मन में दुख हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि जो इज्जत बिडेन की है वो मुझे मिलनी चाहिए, है ना, है ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पर हो सकता है। तो हमेशा आप बड़े के लिए सोचते रहते हैं, ठीक है, वो हाईएस्ट चीज़ होगी, पर मिनिमम सवाल और सपने बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर सवाल और सपने नहीं है तो संभावना कम हो जाती है, आप फिर औसत जीवन जिएंगे, एवरेज लाइफ जिएंगे, जो दुनिया में इस टाइम पर लगभग 7.25 अरब लोग जी रहे हैं, कुछ ही करोड़ लोग हैं जो एवरेज से ऊपर की लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। खैर, एल्कोहल ब्लूम हो गया, नेक्स्ट क्या था, लिख लिया आप लोगों ने सारा ये, तो लिख लो ना, हिंदी में लिख लो। नदियों के अवसादों का अत्यधिक आगमन, जब नदी से ज़्यादा सामान जाएगा समंदर के अंदर, उसकी भी क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट भी, मीठा पानी भी, सब। अत्यधिक आगमन, नेक्स्ट हो गया सागरीय प्रदूषण, उसमें जो मेन कारण है वो क्या हो गया, तेल रिसाव, ऑयल स्प्लिट, ये बहुत बड़ा इशू होता है दुनिया में, तेल रिसाव। और ऐसे ही बीमारियां, डिजीज़, इससे भी बचते नहीं है जानवर, उनको बीमारियां भी होती हैं। हाँ, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन ये सब नहीं होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। ठीक है, अब जो आपको लाल क्षेत्र दिख रहे हैं एकदम एक्सट्रीम लाल, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब मरीन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सब कुछ समंदर के अंदर जा रहा है ना। समंदर को इंटरनेशनल डस्टबिन भी कहते हैं, जो एनवायरनमेंट के लोग होते हैं, कि इसको सबने क्या बना के रखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कूड़ा घर। कुछ भी कहाँ फेंक दो, समंदर में। बड़ी बड़ी सरकारें बाकायदा जहाज़ों के अंदर भर करके कचरा कहाँ फेंक करके आती है,
समंदर में। न्यूक्लियर वेस्ट है, कहाँ पे डाल करके आ जाओ, समंदर में। किसी भी तरह का, अभी कोविड वाला मामला हुआ था, बहुत से छोटे देश ऐसा करते हैं, मेडिकल वेस्ट है, जगह नहीं डालने की, तरीके में उसको डंप करना होता है प्रॉपर तरीके से, जला करके या नीचे ज़मीन में गाड़ना होता है। जगह नहीं है, संसाधन नहीं है, समंदर में फेंक करके आ जाओ, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही वहाँ पर जा करके, ऑब्वियस सी बात है। ये बनने की प्रक्रिया है जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एटॉल हो गया, बैरियर हो गया, बीच में दीवार खड़ी होना, और ये फ्रिंज हो गया। तो इसको आप लोग बाद में ध्यान से देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ये झील डेवलप हो जाती है, इसको लैगून लेक के देते हैं हम लोग। अब ये अंदाज़ा लगाइए, ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, समंदर के अंदर एक दीवार फैली हुई है, कितनी दूर दूर तक फैली हुई है, ठीक है, और इसके इधर खुला सागर है, इसके इधर अलग तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, और वो फ्लो नहीं कर रहा है वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बैरियर रीफ है, ये दुनिया की उन कुछ चीज़ों में से है जो अंतरिक्ष से आसानी से नज़र में आ जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी है, कहने का मतलब ये है। ये एक खतरनाक एग्जाम्पल है ऑयल स्पिल का, तेल रिसाव का। जब तेल रिसाव होता है, हालांकि ये पॉल्यूशन के अंदर ही पड़ना होता है हमको, एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जिस जिस जीव के ऊपर वो तेल चिपक गया तो तेल कैसा होगा, पेट्रोल, डीजल, ऐसे तेल जो होते हैं चिपचिपा होता है, उनके पंख फंस जाते हैं, पक्षी उड़ नहीं सकते, तैरने वाले जीव का तैरना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, वो वहाँ पर बिना फूड के, बिना आगे बढ़े वो मरने लग जाते हैं, उनको बीमारियाँ भी हो सकती है उसके माध्यम से। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कई किलोमीटर की सतह पूरी तेल से ढक जाएगी, अब सनलाइट वहाँ पर नीचे नहीं जा पाएगी, तो जो सनलाइट पे डिपेंड जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों, तो वो मरने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग उसके उदाहरण हैं, देख लीजिएगा, ये सब भी वही है जो हम लोगों ने दिया है। यहाँ पे एक शब्द यूट्रोफिकेशन है, सुपोषीकरण, वो एल्गल ब्लूम है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोषण मिल जाना, जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाना, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे तो एल्गी डेवलप हो जाएगा, बाकी सब मरने लग जाएंगे। ये भी ऑयल स्पिलेज का रिजल्ट है, जो बीच होता है, जब वहाँ पर ऑयल स्पिलेज होता है तो वहाँ पर हमेशा के लिए उस रेत के अंदर वो उसका भाग बन जाता है तेल, क्योंकि तेल जैसे ही पड़ा वो रिसना शुरू हो गया, नीचे तक चला गया है तेल, वो अब वो स्थायी समस्या बन गया वहाँ के बीच की, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ओशियन के अंदर ओशियनिक करेंट्स, लिख लो। ओशियन करंट्स या मोशन ऑफ ओशियन वाटर, हिंदी में क्या हो जाएगा, महासागरीय धाराएं या सागरीय जल में गति, ऐसा भी लिखा मिल जाता है। सॉरी, ठीक है। तीन शब्द होते हैं, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, ड्रिफ्ट, है ना, हिंदी में कहते हैं प्रवाह, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। एक शब्द होता है वेव्स, लहरें या तरंग, और एक शब्द मैंने बोला अभी करंट या धारा। क्या डिफरेंस है तीनों में, है तीनों एक ही पर तब भी डिफरेंस है, बताओ जी क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट, वेव्स, करंट,
ये ड्रिफ्ट हो गया। जब ये बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, अब यहाँ पर खाली हम एरोज बढ़ा देंगे, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा। वेव्स हो गया, और बहुत बड़े इलाके के अंदर इस काम का होना करंट हो गया। ड्रिफ्ट में बेसिकली क्या होता है, समझ लीजिए, देखा होगा आपने, पानी जो है, हवा जिधर चल रही है, हवा की डायरेक्शन के अंदर खाली पानी के ऊपर लहरें बन रही होती हैं। जैसे हम जब पत्थर फेंकते हैं ना, तब क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ जो चीज़ें निकलती हैं, जिनको वेव्स कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या होती है, ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट में केवल जो सरफेस वाटर है, एकदम सरफेस, वो पानी मूव करेगा किधर, हवा की डायरेक्शन में। हवा इधर चल रही है तो ऊपर इधर पानी का मूवमेंट दिखाई देने लग जाता है, हवा इधर है तो इधर पानी का मूवमेंट, पर नीचे का पानी कहीं भी हिलता नहीं है, ये ड्रिफ्ट हो गया। वेव्स जो आप लोग बीच पर फील करते हैं, समंदर के किनारे जब खड़े होते हैं तो पानी आ रहा है, टक्कर मार करके आपको जाता है, वो क्या होता है, वेव्स होता है। तो वेव्स में सरफेस के साथ एक निश्चित दिशा तक हॉरिजॉन्टली पानी मूव कर रहा होता है, पूरा सरफेस वाटर मूव कर रहा होता है, वो वेव्स होता है। करंट क्या होता है, जब बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बॉटम से लेकर के सरफेस तक का वाटर, वो कई किलोमीटर का पानी एक साथ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। लिख लीजिए, ये इस इमेज को दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। बनाया आप लोगों ने इसको भी नहीं, ठीक है, एक और तरीका है बनाने का, इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। बना लिया तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान थोड़ी करेगा। ड्रिफ्ट हो गया पहला, प्रवाह। दूसरा क्या हो गया, इससे बड़ा, वेव्स, इसको हम तरंग या लहर कह देते हैं। और फिर इससे भी बड़ा, करंट, धारा। अब समझ में आपको आसानी से आ जाएगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जो बड़ी धाराएं होती हैं, बड़े करंट्स, उनके लिए एक और शब्द चलता है कहीं कहीं, स्ट्रीम, है ना। यानी कि जब कई 100 किलोमीटर के अंदर ओशन करंट चल रहा होता है तो उसको स्ट्रीम कह देते हैं। तो बढ़े आगे, एक दो बिंदु लिख लीजिए इसके बारे में। पहला पॉइंट, ओशियन वाटर फ्लो, बिंदु ऐसे लिख लो आप, जैसे पहला पॉइंट लिख लो, ओशियन वाटर फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉन एज ड्रिफ्ट। पवन की दिशा में सागरीय जल का प्रवाह, सागरीय जल के बहने को ड्रिफ्ट कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। पवन की दिशा में सागरीय जल के बहाव को, सागरीय जल के बहाव को प्रवाह कहते हैं। फुल स्टॉप। दूसरा, the horizontal flow of ocean water, the horizontal flow of ocean water with a clear boundary, with a clear boundary is known as current। लिखो लाला, is known as current। हिंदी में बोला मैंने, भी नहीं बोला ना। हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं हिंदी में, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज, हाँ
ठीक है। एक निश्चित सीमा के साथ, एक निश्चित सीमा के साथ सागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह, सागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह धारा कहलाता है। निश्चित सीमा के साथ सागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह धारा कहलाता है। ठीक है। अब निश्चित सीमा मैंने बोली है, मान लो ये कोई समंदर है, ठीक है, यहाँ पर लैंड है, इधर प्रवाह हो रहा है, मान लीजिए ये 1000 किलोमीटर की चौड़ाई वाला समुद्र है, तो उसके अंदर हमको बाकायदा दिखाई देगा कि बीच में इतना जो पानी है, ये 200 किलोमीटर का जो पानी है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर का पानी स्टेबल है, इधर का पानी स्टेबल है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे क्लियर बाउंड्री, यानी कि सीमा क्या हो गई, एकदम स्पष्ट हो गई, इतना पानी एक साथ बढ़ रहा है एक दिशा के अंदर, ठीक है। इसका छोटा वर्जन वेव्स होता है, बड़ा वर्जन करंट होता है, इसलिए मैंने वेव्स को लिखाया नहीं है। समझ में आई बात। ड्रिफ्ट का कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो कौन बहा रहा है, हवा बहा रही है ना। एक ही समंदर में हवा कई डायरेक्शन के अंदर बह रही होती है, ऐसा भी हो जाता है, इधर हवा 100 किलोमीटर में इस तरफ को बह रही है, वहाँ पर हवा उस तरफ को बह रही है, ऐसा भी होता है। जैसे आपने बारिश में देखा होगा, यहाँ पर बारिश हो रही है, लाल बत्ती के बाद बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना, होता है ना बहुत बार ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइमेट पे डिपेंड है वो, तो हवा में ऐसा होता है, उसमें कोई बाउंड्री क्लियर नहीं होती। लेकिन वेव्स में, करंट में, स्ट्रीम में एकदम क्लियर बाउंड्री होती है। जैसे कि कोई आदमी या कोई पाइप लगाया गया हो वहाँ पर, जो उतने पानी को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, धक्का दे रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, बधाइयाँ। ठीक है। कहीं पर भी पानी है, तो जब हवा चलती है उसके ऊपर से, जैसे कई बार मान लो आपने बड़े बर्तन में पानी रखा हुआ है, पंखा चलाओ तो क्या होता है, क्या होता है, पानी ऊपर उसका हिस्सा उसका मूव होता है ना, ऐसे हिलता है, वो वेव्स, वो होती हैं ड्रिफ्ट, प्रवाह, ठीक है। तो उसमें खाली एकदम जो ऊपर का पानी है वही मूव हो रहा होता है बस, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। हवा बंद हो गई, पानी का चलना बंद हो गया। ड्रिफ्ट नॉर्मली आता रहता है लेक के अंदर भी, नदी के अंदर भी, समंदर के अंदर भी, ठीक है। वेव्स और करंट कब डेवलप होती हैं, जब पानी अपने फोर्स से ही, अपने ही प्रेशर से, अपना प्रेशर कहाँ से आएगा, कहीं पर किसी भी कारण से एक पानी की बड़ी लहर उठी, उस लहर ने आगे वाले पानी को फोर्स किया, वो पानी भी उठ जाएगा, ठीक है। उसने फिर अगले को फोर्स किया। तो जब इस प्रकार पानी का मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी कि क्षैतिज प्रवाह हो रहा है और बहुत बड़े इलाके में हो रहा है, ठीक है। प्लस में केवल जो ऊपर सरफेस है वो नहीं, तो कई मीटर तक का पानी एक साथ आगे बढ़ रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, उसको हम लोग वेव्स कहते हैं। छोटे फॉर्म में वेव्स, बड़े फॉर्म में करंट। इसकी बाउंड्री क्लियर होती है। बाउंड्री यानी कि पूरा समंदर कहीं मूव नहीं करता, समंदर के अंदर बीच में 100 किलोमीटर का हिस्सा मूव कर रहा है, 50 किलोमीटर का हिस्सा मूव कर रहा है। अगर आप मान लो ऊपर आकाश में हो, आप देख सकते हो कि बीच में कोई एक, जैसे क्या नाम है, गलियारा सा बन गया है पानी का, जो मूव कर रहा है, दाएं बाएं का पानी स्थिर है, स्टेबल है, ठीक है। तो बाउंड्री क्लियर मतलब यहाँ पर ये था, उसका डायरेक्शन क्लियर होगा, वो हवा पे डिपेंडेंट नहीं है, हवा कहीं भी चल रही होगी, उस पानी की अपनी क्षमता है, अपनी पावर है मूव करने की, ठीक है। फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई छोटा अर्थक्वेक भी हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, फैक्टर कोई भी हो सकता है, चंद्रमा का पूर्णिमा भी हो सकता है फैक्टर, ठीक है। टाइड एंड एब आते हैं उसके कारण, वहाँ पे हवा से फर्क पड़ता ही नहीं है, हवा हो चाहे ना हो। अगर पूर्णिमा अमावस्या है तो टाइड और एब, ज्वार भाटा आएंगे ही आएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, रीजन ऑफ ओशियन करंट, महासागरीय धाराओं के कारण, डेवलप होने के माने। आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर याद है? वेरी गुड। पानी हमेशा कहाँ से कहाँ बहता है? ऊपर से पानी बहता है, ये भगवान, हाँ एयर बहती है हाई प्रेशर लो प्रेशर में, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर, उसी को समझेंगे। तो रीजन बताया हमने, यहाँ पर 2 डिवीजन किया। ये कलर दिख रहा है? एक्चुअली यहाँ पर ट्यूबलाइट की रोशनी पर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या लिख रहा हूँ मैं, बहुत तेज रोशनी पड़ती है ट्यूबलाइट की इस जगह पर। एक बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा बड़ा फैक्टर है
सैलिनिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लवणता या खारापन। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? आई शाबाश। लिख लो साथ साथ, समझाऊंगा फिर। डेंसिटी यानी कि हो गया घनत्व। डेंसिटी माने घनत्व, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इसका उल्टा कर देना है, इस वाले रीजन में कॉमन सेंस लगाना है, विच इज नॉट कॉमन। ये सैलिनिटी कम है, यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है। बोलते जाइए, पहले बना पूरा लिख लिया। अच्छा, इधर कंफ्यूजन है। कौन से वाले? ये क्या इशू है? अच्छा ठीक है, ये कम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसको अवॉइड कर दो, कोई इशू नहीं है। बस संबंध ध्यान रखना, सैलिनिटी और डेंसिटी का क्या होता है। बता रहा हूँ। चलो हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है सबने? यहाँ पर क्या लिखा है? इसका अपोजिट क्या होगा?
हाँ, इसका अपोजिट डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, वाटर लेवल यहाँ पर डाउन हो गया है। ठीक है, लिख लो, फिर समझ लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल समझाएंगे। चलिए समझिए, ठीक है, अगर किसी का रह भी गया तो समझ लो, कोई बात नहीं। तापमान जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो पानी का वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन क्या होता है पानी का? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी प्लेस में उसी से क्वांटिटी कितना है। अच्छा, ठीक है। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम? आयतन से आप क्या समझते हैं? शायद कक्षा 8वीं के अंदर पढ़ा होगा, मुझे लगता है 7वीं 8वीं में, सिंपल भाषा में। 10th में पढ़ा था? तब भी पढ़ा हुआ है, अभी हाल ही में पढ़ा है, 4-5 साल पहले पढ़ा है ना। हाँ जी, ऐसे होता है ना, बेसिक चीज़ें बतानी मुश्किल हो जाती हैं। कोई पूछे कि भाई क्या नाम है, वेट का डेफिनेशन दीजिए, हालत ख़राब हो जाती है बताने में। पता सबको है वजन क्या होता है, डेफिनेशन देना मुश्किल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक ये थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी क्या है? जो घनत्व है, डेंसिटी है। घनत्व क्या होता है? फिर बताना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। डेंसिटी से क्या समझते हैं आप? ये तो उसका परिभाषा हो गया ना, सामान्य समझ में मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति को बताइए, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है? तो ये सबने पढ़ा, कोई कह नहीं सकता सर हमारा कॉमर्स स्ट्रीम था, आर्ट्स स्ट्रीम था। ये सब चीज़ें 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर पढ़ाई जाती हैं। हाँ जी, पीछे। भाई साहब, ये हम बात कर रहे हैं जिस रीजन की, वहाँ पर पानी बर्फ़ नहीं बनता है। टेम्परेचर घटेगा मतलब वो 36 का 35 हो जाएगा, 36 का 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, और ना ही 100 होने वाला है। ये समझ में आई मेरी बात? जो बर्फ़ बनना या भाप बनना, ये कब होता है? बर्फ़ कब बनता है? भाप कब बनता है? तो ये दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं। ठीक है, जो बाकी पृथ्वी पर नहीं होती हैं, कुछ जगहों को छोड़ करके। ठीक है, तो उतने एक्सट्रीम में नहीं जाना है, औसत में जीना है। अभी 20 से लेकर के 50 तक मान लीजिए आप। हाँ नहीं, ठीक है, अगर तापमान बहुत घट जाएगा 0 डिग्री, पानी जम जाएगा। ठीक है, फिर मुद्दा ही खत्म वॉल्यूम का, पानी मूव भी नहीं करेगा फिर तो। ठीक है, चलो, तो घनत्व तो क्या होता है? जैसे बताया, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब चूंकि वॉल्यूम पहले ही कम हो गया है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व माने कि जितने क्षेत्र में फैला हुआ है वो पानी। क्या? यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में नहीं, यहाँ पे कह रहे हो आप डेंसिटी कैसे ज़्यादा हो जाएगी? कैसे? तुम बताओ तो, मतलब हो सकता है। नहीं, ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन इनवर्स है। मास भी तो कोई चीज़ है, मास भी तो एक फैक्टर है ना यहाँ पर। m/v है ना, खाली ये थोड़ी कि मतलब डेंसिटी जैसी वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी भी घट जाएगी। अगर रिलेशन ठीक है, अगर सीधा होता संबंध, ठीक है, तो अलग बात होती। यहाँ पर एक मास भी तो एक फैक्टर है ना अपने आप में, ये दोनों मिलकर के फैक्टर बना रहे होते हैं। और क्या? नहीं, मास का फैलाव ही होगा, तापमान बढ़ रहा है तो, लेकिन वो भी एक फैक्टर है, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, दोनों मिलकर के घनत्व की परिभाषा बन रही होती है ना, डेंसिटी की परिभाषा बन रही होती है। अगर सीधा डेंसिटी माने वॉल्यूम होता तो फिर हम m/v लिखते ही नहीं, है ना। अगर डेंसिटी मतलब वॉल्यूम है, यानी कि घनत्व माने ही वॉल्यूम है, तो फिर m/v की आवश्यकता ही नहीं है फिर तो। ठीक है, चलो, तो सीधी सी बात है कि कहीं पर अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वहां पे घनत्व क्या हो जाएगा? घटेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? पानी ऊपर हो जाएगा, है। घनत्व कम हो गया ना, कम जगह में आ गया मामला। ठीक है, तो लेवल क्या हो गया? ऊपर हो गया है। उधर ठीक उल्टा हो रहा है, तापमान वहां पर क्या है? कंपैरेटिवली
कम है तो घनत्व तो क्या हो गया उसका, सिंपल मान लो पानी फैल गया है, ठीक है। बहुत सहज रूप से देखें, अगर मान लो मैं एक बार को इस चीज़ को बीच से गायब भी कर देता हूँ, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। तो बहुत सहज रूप में देखें, तापमान अगर बढ़ रहा है, ठीक है, घनत्व तो कम हो गया है, तो पानी का लेवल अप हो गया है, दूसरी तरफ पानी का लेवल डाउन हो गया है। सहज रूप से पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अप टू डाउन, ठीक है। समंदर के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर ये सिचुएशन बनती रहती है, ठीक है। एक फैक्टर यहाँ पर कौन सा हो गया, टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर सैलिनिटी है। ये दोनों समानांतर भी काम करते रह सकते हैं, ठीक है। सैलिनिटी में ठीक वहाँ पे संबंध कैसा है, हिंदी वाले हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे चूंकि, हाँ कह लो, संबंध हमेशा समान ही रहेगा भाई साहब, कहीं भी हो, ठीक है। सैलिनिटी कम हो या ज़्यादा हो, डेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो, संबंध थोड़ी बदल जाते हैं। नहीं, ठीक है। साइंस के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो बड़े क्या नाम है, सटीक सिद्धांत होते हैं, ठीक है। 2 + 2 4 ही हो सकता है। जैसे यहाँ हमने मास निकाला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ, तो ऐसे ही यहाँ भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो सहज रूप से अगर हम बात करें तो लवणता जब कहीं पर क्या होती है, घट रही होती है, चूंकि संबंध कैसा है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रपोर्शन, यानी कि सम अनुपात में, बराबर अनुपात में, ठीक है। तो लवणता जब इधर बढ़ रही है तो यहाँ पर डेंसिटी भी क्या हो रहा है, लवणता घट रही है तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि पानी के अंदर लवण माने कि जो उसका सॉलिड पार्ट हो गया। पानी तो क्या है, लिक्विड है, उसके अंदर जो घुला हुआ नमक है वो क्या है, सॉलिड है, वो तो अपने आप में एक मिनरल है ना, ठीक है। तो डेंसिटी इधर बढ़ रही है, पानी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ भी हमने लेवल कम किया था, ठीक है, यहाँ भी कम किया था। डेंसिटी घट रही है तो लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और फिर पानी का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, अप टू डाउन। ये दोनों फैक्टर पैरेलली काम कर रहे होते हैं। हमने समझने के लिए अलग अलग यहाँ पर लिखा है, तापमान और लवणता साथ में काम कर रहे होते हैं, पैरेलली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉमन सी बात यह है कि समंदर के अंदर भी लो प्रेशर हाई प्रेशर बनता है पानी का, यानी कि कहीं पर पानी क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, कहीं पर पानी कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो पानी है वो बराबर है, ठीक है। तो अगर कहीं पर पानी का स्तर उठ रहा है, इसका मतलब कहीं पर पानी का स्तर गिर रहा, टोटल पानी तो सेम है, ठीक है। तो जब पानी का स्तर जहाँ पर कम हो गया, जहाँ पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा से पानी किधर मूव करना शुरू करेगा, कम की तरफ। इस प्रोसेस में वेव्स का जनरेशन होना शुरू होता है, ठीक है। समझ में आई बात कि लहरें उत्पन्न कैसे होती हैं, ये बेसिक प्रोसेस है। इसमें और फैक्टर्स भी समानांतर रूप से काम करते हैं, जैसे हमने बात की अर्थक्वेक की, हमने बात की वोल्केनो की, हमने बात की लैंडस्लाइड की, हमने बात की मैनुअल एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। तो वो भी अपने आप में फैक्टर्स होते हैं। किसी ने वहाँ पे विस्फोट कर दिया है बम का, उसके कारण भी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वेव्स जनरेशन शुरू हुई है इन रीजन से, वहाँ पर वेव्स बन रही हैं, करंट बनना शुरू होता है, यानी पानी का मूवमेंट शुरू होता है। नॉर्मल ड्रिफ्ट है वो विंड के कारण होता है, पर यहाँ पर विंड का रोल नहीं है, यहाँ पर रोल बाकी फैक्टर्स का है। इतनी बात क्लियर हुई, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अगर एक सवाल बहुत सिंपल सा पूछे, फ्रेश वाटर जो है यानी मीठा पानी, उसका समुद्र पे क्या प्रभाव पड़ता होगा आप सबके हिसाब से, ओशियन पे? एक एक पॉइंट सोचिए जरा, एक एक बिंदु। फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, मीठा पानी के सोर्सेज ओशियन में कौन कौन से हो सकते हैं? एक रिवर हो गया, दूसरा रेन हो गया, वेरी गुड, तीसरा ग्लेशियर मेल्टिंग हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे समंदर को क्या मिलता है, मीठा पानी, फ्रेश वाटर मिलता है। अब अगर इसकी क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि पानी कम या ज़्यादा आना शुरू होगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा समंदर पर? बिल्कुल ठीक बात है, सैलिनिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी। एक बाल्टी पानी है मान लीजिए, उसके अंदर अगर उस बाल्टी पानी के अंदर 10 ग्राम नमक है, उसमें हमको अगर नमक और बढ़ाना है तो क्या तरीका है, उसमें से पानी बाहर निकाल दे। दूसरा तरीका क्या है, नमक कम करना है तो उसमें खारा मीठा पानी और डाल दिया जाए। तो ओशियन, सॉरी, रिवर, रेन और
ग्लेशियर मेल्टिंग, ये क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर फ्रेश वाटर बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इससे उसके अंदर सैलिनिटी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। दूसरी बात, सैलिनिटी बढ़ती कैसी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी बढ़ाते होंगे, एक एक करके। हाँ, किसी ने बोला अभी, इवेपोरेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता है तो पानी तो भाप बन जाता है, लेकिन जो खारापन है वो एज इट इज वहीं पर रहता है। तो पानी भाप जितना ज़्यादा बनेगा, खारापन वहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। और बिल्कुल ठीक बात है, जो नदियाँ जो सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है, नदी खाली पानी लेकर के तो आती नहीं है, साथ में सेडिमेंट लेकर के आ रही है, तो उसमें भी खारापन हो सकता है, उसके अंदर भी क्या नाम है, लवण हो सकता है। तो जितना ज़्यादा ऐसा सेडिमेंट आ रहा होगा वो समंदर में खारेपन को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब अभी हमें अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर ये सब चीज़ें समानांतर रूप से समंदर के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? तो नेक्स्ट चीज़ लिखिए, लिखो इफेक्ट ऑफ फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल का प्रभाव, स्वच्छ जल का प्रभाव। उसमें एक बिंदु लिख लो, फ्रेश वाटर जहां पे लिखा है ये हेडिंग, उसी के नीचे एरो दे करके एक चीज लिख दीजिए, रेन, वर्षा स्लैश रिवर, नदी स्लैश ग्लेशियर मेल्टिंग, नदी स्लैश ग्लेशियर मेल्टिंग, हिंदी में हो जाएगा हिमानी का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना। इसके कारण फ्रेश वाटर वहां पर बढ़ेगा या घटेगा। पता चल नदियाँ सूख गई सारी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेश वाटर आने ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एरो देकर के 2 डिवीजन कर दीजिए। फ्रेश वाटर माने मीठा पानी है, कहीं पर अगर फ्रेश वाटर ज़्यादा है और कहीं पर इधर फ्रेश वाटर कम करिए, उसका इम्पैक्ट देखते जाइए। क्या हो गया, कुछ रह गया तुम्हारा? देखो, मीठा जल अधिक, फ्रेश वाटर ज़्यादा, उधर मीठा जल कम, फ्रेश वाटर तुम नहीं लिख रहे? ठीक है, ज़्यादा का असर क्या होगा सैलिनिटी पे? ठीक है, लिखो एरो दे करके नीचे, फ्रेश वाटर के नीचे ज़्यादा में जहाँ है वहाँ पे सैलिनिटी, लवणता, यहाँ पे लवणता क्या हो गई, कम हो गई, उधर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका इफेक्ट डेंसिटी पर क्या होगा, घनत्व पर क्या फर्क पड़ता है? घटा लो, सैलिनिटी कम हो गई ना, सॉलिड क्या था, सैलिड वहाँ पे जो था वो सैलिनिटी थी, तो लवणता कम, उसके कारण हिंदी में क्या होगा बिलाल? हाँ बिल्कुल ठीक बात, घनत्व कम। अब वाटर लेवल अप डाउन कर लो अपने हिसाब से, पीछे किया था अभी आप लोगों ने, उधर बढ़ जाएगा ना, अपोजिट चीजें हो रही हैं ना, तो एक तरफ इधर एक तरफ उधर, तो डेंसिटी कम, वाटर लेवल, डेंसिटी ज़्यादा, वाटर लेवल डाउन। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, बस समझदारी दिखा लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन? अरे वहां पर ऊपर हो गया, वहां पर नीचे हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ पानी को बहा दो आप, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक और फैक्टर है वो समझ लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि विंड का इफेक्ट कोई भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक विंड है जो पूरी दुनिया में चल रही होती है, जिसको हम लोगों ने प्लेनेटरी विंड्स कहा था। एक तो लोकल विंड चल रही है जो ऊपर वहाँ पर ड्रिफ्ट डेवलप कर रही है, प्रवाह डेवलप कर रही है, लेकिन दुनिया में 24/7 चलने वाली हवा कौन सी है? प्लानिटरी विंड्स, जो हमने पहले पढ़ा था। उसके 3 पार्ट होते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर। अरे ट्रेड और ईस्टर्ली तो एक ही है ना, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और पोलर। तो उनका इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि पूरे दुनिया में 75% भाग पे पानी है और पूरी दुनिया में चल रही होती हैं, ठीक है। उनका इफेक्ट कैसे पड़ेगा उसको अभी हम लोग समझ रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है सबको या गड़बड़ है कुछ? कलर बदल लिया जाए, है ना। ऊपर ही मैं कोशिश करता हूँ करने की। या एक काम करता हूँ, मैं एक तरफ का बना देता हूँ, दूसरी तरफ का रहने देता हूँ। इसको कर लो 0, नीचे समझ ही जाओगे आप लोग। 30, 60। मान लो ये कोई लैंड है या कॉन्टिनेंट है, ये भी लैंड है या कॉन्टिनेंट है, बीच में ओशियन है, वहाँ पर क्या इफेक्ट होगा? 0 से 30। यहाँ पर कौन सी विंड चलती है जी? ट्रेड विंड, दैट इज ईस्टर्ली। ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पर कछुआ पवन, अच्छा कछुआ पवन मतलब बहुत स्लो चलती होगी ना। वैसे नाम अच्छा है लोकल विंड को या किसी ऐसी छोटी हवा को जो स्लो चलते, उसे कछुआ पवन कह सकते हैं। जैसे कछुआ विद्यार्थी होता है कछुआ विद्यार्थी नहीं होता। डाउन वेलिंग, यहाँ पे टर्म लिखना है अप वेलिंग। थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा, मेरे से छोटा बन गया है। वार्म करंट, कोल्ड करंट, इसके कारण जो टेम्परेचर होगा उस पर इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको बनाइए समानांतर, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाने। ठीक है बेटा, रुक जाओ, कोई बात नहीं। कहाँ से आएगा व्हाइट बोर्ड? देखो 2 चीज़ समझ लो। समंदर होता है ना, उसके अंदर पानी हमेशा चौकोर दिशा में घूमता रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वेव है, इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आ गया लैंड, इधर भी है लैंड। अब ऑब्वियस सी बात है, वेव टकरा करके ज़मीन को फाड़ के तो आगे जाने वाली है नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो नीचे की ओर बढ़ जाएगी। बॉटम पे क्या करेगी? वो यहाँ पर धीरे धीरे इस प्रकार आगे बढ़ती है और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन वेलिंग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अप वेलिंग, ठीक है। पहले इसको बना लो। ये हो गया डाउन वेलिंग, यानी कि जल का नीचे अधोगमन। ये हो गया अप वेलिंग। बॉटम पर बहुत स्लो चलता है पानी, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी फोर्स नहीं होती है। इसको कहते हैं क्रीप या सरपण। पहले ये बना लो, फिर समझ जाओगे आसानी से। यानी सांप की तरह धीरे धीरे चलना।
आप में से क्रीपिंग कौन कौन करता है? अधोगमन और ऊपरी गमन, नीचे जाना ऊपर आना। हो गया? अब दो शब्द और होते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब कोई बता दो। क्या? कौन सा अपतटीय है? तो एक शब्द होता है ऑनशोर, यानी कि जहां से पानी बहना शुरू करता है, और एक होता है ऑफशोर, जिस दिशा में पानी बहता है। तो अगर यहाँ पर, अगर ये ईस्टर्ली का रीजन है, तो यहाँ पर जो प्लैनेटरी विंड चल रही होगी वो किधर से किधर चल रही है? इधर की तरफ चल रही है। कौन सी विंड? प्लैनेटरी, हिंदी में क्या नाम था प्लैनेटरी विंड्स का? भूमंडलीय पवनें। प्लैनेटरी विंड्स, भूमंडलीय पवनें। ये तो याद है, प्लैनेटरी वाला 3 प्रकार थे भाई इसके, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और पोलर। तो अगर ये इधर बह रहा है तो ये इलाका हो गया ऑनशोर, ये इलाका हो गया ऑफशोर। इसको बोलते हैं अपतटीय, तटीय, क्या हो गया, मना कर रहा है वो, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट। और इसको बोलते हैं अवतटीय। हर जमीन के साथ में ऑनशोर और ऑफशोर होता है, ठीक है। जहां से पानी बहना शुरू वो ऑनशोर, जहां पर पानी बह के समाप्त होता है वो ऑफशोर। ऑफशोर से हमेशा होगा डाउनवेलिंग, ऑनशोर पे हमेशा होगा अपवेलिंग। ये कॉमन बात याद रखिएगा ओशियन करंट्स के रेफरेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया? अब इसके बेस पर हम जो पहले बना रहे थे वो बनाएंगे, तो आपको समझने में मुझे लगता है आसानी होगी। अब बनाइए पुरानी वाली इमेज जो पहले हम बना रहे थे। नहीं बना पाएंगे? अच्छा आप बताओ, मैं बनाता हूं। अब देखो, अगर यहां पे कौन सी विंड चल रही है? ईस्टर्ली। ऑन शोर किधर हो जाएगा? तो यहां पे विंड किधर से किधर, पानी कहां से कहां जाएगा? इस तरफ। ऑफ शोर किधर हो जाएगा? ऑन शोर पे क्या हो रहा था? अपवेलिंग, डाउनवेलिंग? कर लो, अब तो कर लोगे। कॉमन सेंस लगा लो फटाफट से। जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो पूछ लेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, ये वाली इमेज समझ में आ गई है? अरे यार ये तो गलत बात हो गई। देखो, कोई भी समंदर है उसके 2 तट हैं, ठीक है। तो एक होता है ऑन शोर जहां से पानी बहना शुरू करता है, एक होता है ऑफ शोर जिस दिशा में पानी बहता है, ठीक है। जो ऑन शोर है यहाँ पर पानी लगातार सप्लाई कहाँ से हो रही है? तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो हमेशा ऑन शोर और अपवेलिंग ये एक साथ होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? जहाँ पर पानी खत्म हो रहा है, खत्म होकर पानी कहाँ जाएगा आगे? तो या तो यहाँ से यू टर्न मार ले वो, पर हम बात कर रहे हैं वेव्स की, करंट्स की, जो बहुत बड़ी मात्रा में, तो फिर वो पानी क्या होता है? नीचे चला जाता है। तो जहाँ पे ऑफ शोर वहाँ पर क्या होगा? डाउनवेलिंग। ये बात समझ में आई? अब ये ऑन शोर ऑफ शोर डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कर रही है प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के इलाके की, यानी अर्थ में हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, अभी इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें चाहे फिर यहाँ पर फिलीपाइंस आ जाए, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, अरबियन पॉइंट्स या सेंट्रल अफ्रीका आ जाए, या फिर सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ साउथ दोनों आ जाए, ठीक है।
इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि चलती कौन सी विंड है, ईस्टर्ली या ट्रेड विंड, ठीक है। तो ऑन शोर किधर होगा, इधर होगा ऑन शोर, यानी यहाँ पे इधर से इधर को मूव करेगा। ऑन शोर पे क्या होता है, डाउन, ऑफ शोर पे, समझ में आई बात, ठीक है, एक टर्म हो गया। यहाँ पर चल रही है वेस्टर्ली, तो यहाँ पे ऑन शोर किधर हो जाएगा, ऑफ शोर, ऑन शोर पे, ऑफ शोर पे, इतना लिख लो चारों में, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। हो गया, आपको समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, सबने लिख लिया डाउन वेलिंग अप वेलिंग, ठीक है। अब बोलोगे पोलर में लिखवाया नहीं आपने सर, तो पोलर मैंने क्या बोला था, फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है, हाँ लिख दो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चलिए अब दूसरा जो ये डाउन वेलिंग अप वेलिंग हो रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था जो समंदर का बॉटम होता है ना, यानी कि जो तल होता है वहाँ का तापमान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना वो क्या नाम है ऊपर के तापमान से कम होता है ना ज़्यादा होता है, हमेशा क्या रहता है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि ठंडा रहता है, ठीक है। तो जो पानी नीचे से ऊपर आएगा वो कैसा पानी होगा, ठंडा पानी होगा, कैसा होगा, ठंडा पानी होगा। तो अप वेलिंग जहाँ पर भी हो रहा है और जब वो पानी ऊपर चलना शुरू होगा तो वो ठंडा पानी है, यानी वहाँ पर करंट कौन सी होगी, कौन सी, कोल्ड करंट। अब चूंकि सरफेस पर वो पानी ट्रैवल कर रहा है, सरफेस पर धूप पड़ रही होती है, सरफेस का टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है, सरफेस के दाएं बाएं लैंड का इफेक्ट होता है, तो सरफेस का टेम्परेचर अलग है। जब वो पानी सरफेस पर ट्रैवल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जब डाउन वेलिंग होगा तो गर्म पानी जाएगा नीचे। इस हिसाब से टेम्परेचर का भी समंदर में आदान प्रदान होता रहता है। तो जहां पर अप वेलिंग है यहां पर करंट कौन सी है, कोल्ड, और जहां पर डाउन वेलिंग है यहां पर करंट हिंदी में, हाँ हिंदी में क्या बोलेंगे, वार्म, ठीक है। गर्म जलधारा नहीं, ग्रीष्म तो गलत है, गर्म जलधारा, या कई बार उसके लिए उष्ण शब्द भी लिखा मिलता है, और शीत जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा, ठीक है। तो अपना काम करो ना, ठीक है। इसके नीचे लिख लो यहाँ पर ठंडी जलधारा, इसमें लिख लो गर्म जलधारा, सहज सरल शब्दों का प्रयोग करिए। गर्म जलधारा जब कहीं से बहेगी तो टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और ठंडी जलधारा टेम्परेचर को, ये दोनों में अप्लाई कर दीजिए। अब फटाफट से मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, पहले लिख लो फिर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद ही। क्या हुआ पीछे, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, जो ऑन शोर है जहाँ पे अपवेलिंग हो रही है वहाँ पर ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि वो पानी जमीन के नीचे नहीं, समंदर के बॉटम से आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर ऑफ शोर है वहाँ पर गर्म जलधारा होगी, यानी कि 2 तरह की जलधाराएं हो गई हैं। और ये जलधाराएं चूंकि ये कई सौ किलोमीटर का पानी बह रहा होता है, तो जहाँ जहाँ से गुजरेंगी वहाँ के क्लाइमेट को या वहाँ के तापमान को प्रभावित, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अब हम ये जलधाराएं कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उसकी बात करने वाले हैं। अगला हेडिंग दीजिए, टाइप ऑफ ओशियन करंट। हाँ, महासागरीय धाराओं के या समुद्री धाराओं के प्रकार। ठीक है, 2 डिवीजन कर दो, एक है वार्म करंट, एक है कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा।
एक दो विशेषताएं उनकी लिख लेते हैं, तो दोनों तरफ ही पैरेलली लिखते चले जाइए। वार्म गर्म, कोल्ड ठंडी, ठीक है। अब वार्म की विशेषता क्या होती है कि ये नॉर्मली इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करती है, क्योंकि तुलनात्मक तौर पर इक्वेटर पर तापमान हमेशा ज़्यादा होता है और पोल्स पर कम। हिंदी में लिखिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, गर्म में। ठंडी में उल्टा कर दो, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। अब कहीं पर 0 to 90 लिखा तो घबराना नहीं है, बात तो एक ही है। इक्वेटर माने 0, पोल माने 90। दूसरी विशेषता, सेकंड पॉइंट, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर हम बात करें 0 से 30 डिग्री के इलाके के बीच की, तो यहाँ पर चूंकि ट्रेड विंड चल रही है, कौन सी? ट्रेड विंड। तो जो ऑन शोर होगा वो किधर होगा? ओशियन के ईस्ट में या वेस्ट में? ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, इसके बाद 0 से 30 डिग्री लिखिए ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने या पूर्वी पवने। गर्म की बात कर रहे हैं हम, दोनों में 0 से 30 तो आएगा, तो कॉमन आएगा। बस गर्म वाले में फ़र्क क्या आ जाएगा कि जो गर्म वाली है वो ओशियन के ईस्ट कोस्ट पर चल रही है, समुद्र के पूर्वी तट पर, और जो ठंडी वाली है ऊपर वाला तो कॉमन है। कोस्ट कौन सा हो गया है? वेस्ट कोस्ट। हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एक चीज ध्यान में रखना है, अभी यहाँ पे हमने जो ओशियन का ईस्ट कोस्ट लिखा है या वेस्ट कोस्ट लिखा है, अगर मान लो कहीं पर रेफरेंस वो कॉन्टिनेंट ले लेंगे तो एकदम क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो ओशियन का ईस्ट कोस्ट है वही कॉन्टिनेंट का वेस्ट है। मान लो ये क्या है? ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट है, या फिर ये कॉन्टिनेंट है। तो ओशियन का ईस्ट वेस्ट कौन सा हुआ? किधर है ईस्ट? ईस्ट में है, ये ईस्ट हो गया। ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट वेस्ट कौन सा हुआ? सबका कॉमन ही होगा वो तो, है ना? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, कॉमन सी बात है। तो जो कॉन्टिनेंट का वेस्ट है वही ओशियन का, या जो ओशियन का ईस्ट है वही कॉन्टिनेंट का वेस्ट है। तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि वो आपको ओशियन की जगह कॉन्टिनेंट लिख दे, दिशा अपोजिट हो जाने वाली है, तो घबराने वाली बात
नहीं है, एक ही बात कह रहा है वो, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़े आगे, इसको बना लो। अब अगर आवश्यकता लग रही है तो वैसे पहले भी शायद डिस्कस किया है हमने मेरे ख्याल से, ये पता नहीं मतलब आया भी होगा नहीं भी आया होगा। अब एक कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर तो पूछे डायरेक्शन क्या होगा, ओशनिक करंट का डायरेक्शन, दिशा क्या रहेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्या जवाब होगा आप लोगों का? तो जो डायरेक्शन विंड की थी वही डायरेक्शन इसकी। विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम रही थी, सदर्न में रीजन कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ना, कोरियोलिस बल। तो सेम यहाँ पर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये लिखोगे तब याद रहेगा। लिखो डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट, महासागरीय धाराओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन लिखा ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध सुई की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध सुई की विपरीत दिशा में। और दोनों का कारण क्या है? कोरियोलिस बल, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। अब दोनों लिख लो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे लिख देता है सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की दिशा में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़े, खत्म करें आज का मामला। कल आप सब एटलस लेकर के आएंगे। एटलस में क्या होगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लिख करके ओशन करेंसी क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि 75% भाग पर ओशियन है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं ओवरऑल ह्यूमन लाइफ के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। और फिर हम मेजर ओशन करेंट्स की बात करेंगे। ये कुछ चीज़ यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये स्लाइड में भेज दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस इसमें ओशन करंट्स की इम्पॉर्टेंस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर टाइड है, एब है, टाइडल एनर्जी है, उस सबको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारा रहेगा। क्या ये तो डिपेंड करता है, 3 क्लास में हो जाना चाहिए शायद। ये कुछ चीज़ें बेसिक फैक्ट्स कुछ और भी रहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स और भी रहते हैं, तो 2 से 3 क्लास में ये हो जाएगा। फिर मैपिंग थोड़ी सी करके फिर इंडियन ज्योग्राफी की तरफ भी मूव करना है हमको। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है तो वो भी लेना है हमको, वही तो। डिपेंड ऑन उनकी मर्जी है, वो पेपर 1 में दे, पेपर 3 में दे। जैसे बायोग्राफी के क्वेश्चंस पेपर 3 के अंदर आए हुए हैं बहुत सारे। हाँ, तो इसीलिए कहते हो ना, वो तो घुमाता है आपको। सवाल ज्योग्राफी का है पूछ रहा है एनवायरनमेंट के साथ, तो पेपर 3 में डाल देगा। सवाल एनवायरनमेंट का है पूछ रहा है ज्योग्राफी के साथ, पेपर 1 में डाल देगा वो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है कई सारे विषयों से, तो वो घुमा देते हैं यूपीएससी वाले, है ना। ये किसका था? सिमरन। किसका है? कौन दे दोगे?